नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जड़त्व आघूर्ण होता क्या है, घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, साथ में घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंत में हम लंबवत अक्षों की परिमेय तथा समांतर अक्षों की परिमेय को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। विद्यार्थियों, कक्षा 11 का टॉपिक है कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। उसका ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड सभी जानकारियां प्राप्त की थी। दूसरे वीडियो में हमने घूर्णन गति से संबंधित महत्वपूर्ण राशियां जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बलाघूर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और आज की इस वीडियो में हम जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड जानकारी लेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें भी हम जड़त्व आघूर्ण से ही रिलेटेड ही वीडियो लेकर आएंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जड़त्व आघूर्ण की कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। अब देखिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जड़त्व आघूर्ण होता क्या है। सबसे पहले मैं इस वर्ड को लेता हूं जड़त्व है। ये जो जड़त्व है, इनर्शिया है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये वर्ड हम पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जड़त्व का मतलब होता है कि वस्तु की स्थिति और गति की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण ही जड़त्व कहलाता है। एक बार देखिए, मेरे स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए। जड़त्व एक प्रकार का वस्तु का गुण है जो उस वस्तु की स्थिति, गति और दिशा की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ये हमने पहले भी देख लिया था, यहां पर भी हमने जड़त्व को एकदम क्लियर कर दिया है। अब बात आती है जड़त्व आघूर्ण क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घूर्णन गति से संबंधित है कि जब कोई पिंड विराम अवस्था में है या घूर्णन गति कर रहा है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण है उसी को ही हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि यदि कोई वस्तु विराम में है या एक समान घूर्णन गति कर रही है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण है उसी को ही हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये एक भौतिक राशि भी है। इसको हम कैपिटल I से प्रदर्शित करेंगे। ये पिंड के द्रव्यमान, घूर्णन गति कर रहा है पिंड, और उस पिंड के द्रव्यमान उसके पिंड के द्रव्यमान की घूर्णनक से दूरी के वर्ग के गुणनफल के रूप में भी हम जड़त्व आघूर्ण को पुट कर सकते हैं। अभी देखेंगे, एक एक करके इसका फॉर्मूला देखेंगे और n कणों के निकाय के लिए भी हम जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आपको समझाएंगे। और यदि कोई सतत द्रव्यमान है, फैला हुआ है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण कैसे याद करेंगे वो भी आपको समझाएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं जड़त्व क्या चीज है। तो जड़त्व क्या है, ये एक प्रकार का गुण है। वह गुण जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। यहां पर देखो, अवस्था का मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि स्थिर अवस्था हो सकती है, गतिशील अवस्था हो सकती है, और जिस दिशा में गति कर रहा है पिंड उस दिशा की अवस्था हो सकती है। तो जड़त्व तो क्या है, एक प्रकार का गुण होता है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध को दर्शाता है, विरोध को रिप्रेजेंट करता है। बात आती है जड़त्व आघूर्ण की। तो जड़त्व आघूर्ण क्या है, जड़त्व आघूर्ण इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। देखिए, जड़त्व आघूर्ण भी किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है, यदि वस्तु विराम में है या एक समान घूर्णन गति कर रही है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण है उसको हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो क्या है ये भी कि वह गुण जो वस्तु की विराम अवस्था हो सकती है या एक समान घूर्णन
एक समान घूर्णन गति का, एक समान घूर्णन गति का विरोध करती है, करता हो, क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण को हम और किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, समझ लीजिए, सुन लीजिए कि हमारे पास में जो वस्तु है, पिंड है या निकाय है, वो घूर्णन गति कर रहा है। देखें कि ये हमारे पास में कोई पिंड है, ये हमने यहां पर क्या दिखाया है? पिंड, ओके। और ये एक निश्चित अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहा है, और जिस अक्ष के रेस्पेक्ट ये घूर्णन गति करता है उस अक्ष को हम क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष से पिंड का जो पथ है वो वर्ताकार होता है, और उस वर्ताकार पथ की जो रेडियस है वो क्या है? r। जो कोणीय वेग है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है। ऐसे जो पार्टिकल है, पिंड है, वो चक्कर लगा रहा है, जिसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया? तो देखिए जड़त्व आघूर्ण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी के वर्ग के गुणनफल को हम जड़त्व आघूर्ण से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझें कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान व पिंड की घूर्णन अक्ष, पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल को जड़त्व आघूर्ण से प्रदर्शित करते हैं। जड़त्व आघूर्ण से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यदि हम जड़त्व आघूर्ण इस पार्टिकल के लिए लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। जड़त्व आघूर्ण को I से पुट करते हैं, ये स्मॉल m r स्क्वायर, पिंड का द्रव्यमान तथा उस पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी का जो वर्ग है उसको हम जड़त्व आघूर्ण कह रहे हैं। I बराबर m r स्क्वायर के द्वारा इसको लिखा जा सकता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पास में n कणों का कोई निकाय हो, मतलब एक सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल मौजूद हो, तो उस निकाय का जड़त्व आघूर्ण किस तरीके से, यदि एक ही पार्टिकल है, एक ही कोई कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, तब तो जड़त्व आघूर्ण किस तरीके से लिख सकते हैं? I बराबर mr स्क्वायर। अब हमारे पास में n कणों के निकाय के लिए जड़त्व आघूर्ण है, किसके लिए देख रहे हैं? n कणों के निकाय के लिए। ये जैसे हमारे पास में कोई सिस्टम है, ठीक है, ये क्या दिखाया है हमने? निकाय। क्या दिखाया है? निकाय। और ये जो निकाय है एक निश्चित अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहा है, और उस निश्चित अक्ष को हम घूर्णन अक्ष कह रहे हैं। उस निश्चित अक्ष को क्या कहा जा रहा है? घूर्णन अक्ष। इस अक्ष के रेस्पेक्ट ये चक्कर लगा रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे ये चक्कर लगा रहा है। क्लियर हो गया? तो एक निश्चित अक्ष के रेस्पेक्ट ये चक्कर लगाएगा, उस निश्चित अक्ष को हम घूर्णन अक्ष कहते हैं।
ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो निकाय है इसमें n पार्टिकल मौजूद हैं। कितने कण मौजूद हैं? n। उन कणों का जो द्रव्यमान है वो m1, दूसरा जो पार्टिकल है उसका द्रव्यमान है m2, m3, इसी प्रकार से डॉट 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 mn पार्टिकल मौजूद हैं। इन कणों की घूर्णक से जो दूरी है वो है r1, r2, r3, rn है। घूर्णक से इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r1, r2, r3 डॉट 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 rn है। ओके। अब कुल जड़त्व आघूर्ण, कुल जड़त्व आघूर्ण, कुल जड़त्व आघूर्ण किसके तुल्य होगा? देखिए, कुल जो जड़त्व आघूर्ण है वो अलग अलग पार्टिकल के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। तो पहले पार्टिकल का जड़त्व आघूर्ण I1, दूसरे का जड़त्व आघूर्ण I2, तीसरे का I3, इसी प्रकार से डॉट 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 nवें पार्टिकल का जड़त्व आघूर्ण In है। ओके। अब देखिए एक एक करके I1, I2, I3 इन सब की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। I1 तो इस पार्टिकल का द्रव्यमान इनटू घूर्णक से दूरी का वर्ग, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा? m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 nवा जो पार्टिकल है उसके लिए क्या हो जाएगा? mn rn स्क्वायर। ये हमें मिल चुका है। तो ये n कणों के निकाय के लिए जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है। ओके। अब यदि मैं यहां पर बात करूं कि हमारे पास में जो पार्टिकल हैं वो n पार्टिकल है और इसको यदि मैं समेशन के रूप में पुट करूं तो किस तरीके से इसको पुट कर देंगे? समेशन mi ri स्क्वायर, i बराबर 1 to n, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी निकाय में जो द्रव्यमान है वो एक समान रूप से वितरित है, तो उस निकाय का जो जड़त्व आघूर्ण है वो किस तरीके से लिखा जा सकता है, किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। चलिए देख लीजिए, मैं एक बार इन सबको यहां से हटा देता हूं और फिर बात करूंगा कि यदि द्रव्यमान वितरण एक समान रूप से है तो उस निकाय का जड़त्व आघूर्ण किस तरीके से पुट किया जा सकता है। देखिए, यदि द्रव्यमान वितरण सतत है, सतत का मतलब है कि इस तरीके का पिंड है जिसमें द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से विद्यमान है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित हो तो अल्पांश द्रव्यमान, देखिए इसे आप समझें एक बार। जैसे आपके पास में कोई भी निकाय हो सकता है जिसका आप आसानी से समाकलन या उसका द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं या किसी फॉर्मूले के रूप में उसके द्रव्यमान को पुट कर सकते हैं। तो उस निकाय के लिए देखिए क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास में यही मैं डायग्राम ले लेता हूं, द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है। इसमें एक हम छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं द्रव्यमान का। ये जो द्रव्यमान का छोटा सा टुकड़ा है इसकी घूर्णक से दूरी है r, घूर्णक से दूरी कितनी है? r। देन इसे छोटे से अल्पांश द्रव्यमान के कारण से जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? अल्पांश जो द्रव्यमान है वो है dm, और इस अल्पांश द्रव्यमान के कारण से जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो भी अल्पांश की फॉर्म में पुट कर सकते हैं। तो द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग, तो द्रव्यमान तो है dm और दूरी कितनी है घूर्णक से इसकी r, तो di बराबर dm इंटू r स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ओके। अब यहां पर ध्यान देंगे संपूर्ण निकाय का जड़त्व आघूर्ण,
जड़त्व आघूर्ण, तो संपूर्ण निकाय के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया है, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ओके, ये हमें मिल चुका है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा जो जड़त्व आघूर्ण है उसके मात्रक की, विमा की, और ये सदिश राशि है या अदिश राशि, इसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास में है और फॉर्मूले से हम इसका मात्रक आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला है द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग, और जो दूरी है वो घूर्णक से द्रव्यमान की दूरी होती है। चलिए जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। इसे आपको याद रखना, याद तो करना ही पड़ेगा ये तो। अब देखिए हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, यहां पर r दूरी है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर। CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम सेमी स्क्वायर। इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, CGS पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसकी विमा की बात करता हूं, तो यहीं से फॉर्मूले से ही इसकी विमा हम पुट कर देंगे। क्या आ जाएगी, M1L2T0, इसकी विमा आ जाएगी। अब देखिए विद्यार्थियों, एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं कि जड़त्व आघूर्ण न तो सदिश राशि है न ही अदिश राशि है, ये एक परदिश भौतिक राशि होती है। एक ऐसी भौतिक राशि है, परदिश भौतिक राशि है। जड़त्व आघूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये, जड़त्व आघूर्ण एक परदिश भौतिक राशि है। कैसी भौतिक राशि है, परदिश भौतिक राशि है। देखिए परदिश को अंग्रेजी में कहते हैं टेंसर। ये परदिश होता क्या है वो समझ लीजिए कि ये सदिश भी नहीं है, अदिश भी नहीं है, तो फिर कौन सी राशि आ गई है, यहां पर समझें। देखिए सदिश राशियों में तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी अंगुलियों की डायरेक्शन में घूर्णन गति कर रहा है, समझना, मेरी अंगुलियों की डायरेक्शन में जब, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से केवल और केवल एक ही जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर लेकर चलूँ, मैंने सब कुछ हटा लिया है, यहाँ पर ये स्मॉल r त्रिज्या के पथ पर स्मॉल m द्रव्यमान चक्कर लगा रहा है। ओके, अब इसका जड़त्व आघूर्ण हम देखेंगे, तो जड़त्व आघूर्ण हमने आपको बता दिया है m इंटू आर स्क्वायर होता है। यदि ये कण इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है, मेरी अंगुलियों की डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, mr स्क्वायर। ठीक है, अब यदि ये इसकी डायरेक्शन बदल दे, घूर्णन की दिशा चेंज कर दें, अपोजिट कर दें, इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है, तो भी इसका जड़त्व आघूर्ण सेम होगा। हालांकि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से सदिश राशि यदि होती तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती। एक दिशा में घूम रहा है तो ऊपर की ओर, दूसरी दिशा में घूम रहा है तो नीचे की ओर, बट यदि यहां पर, इसका मतलब तो ये सदिश राशि नहीं है। देखिए घूमने की डायरेक्शन से जड़त्व आघूर्ण का कोई लेना देना नहीं है, कि वो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है उससे जड़त्व आघूर्ण का कोई लेना देना नहीं है। देखो मेरी बात को सुन लीजिए, ये दक्षिणावर्त घूमे चाहे वामावर्त घूमे, जड़त्व आघूर्ण सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये सदिश राशि नहीं है। यदि सदिश राशि होती तो इसके घूमने का भी रोल होता, यदि घूमने की दिशा बदल देते तो इसकी डायरेक्शन बदल जाती। बट जड़त्व आघूर्ण में जो पिंड घूर्णन गति कर रहा है, दक्षिणावर्त तथा वामावर्त दोनों ही दिशा में यदि घूर्णन गति कर रहा है, तो घूर्णन के कारण से जड़त्व आघूर्ण का मान चेंज नहीं होता। अतः यह सदिश राशि नहीं है, यह सदिश राशि नहीं है। ओके, फिर बात करते हैं, जड़त्व आघूर्ण क्या अदिश राशि है? यह भी नहीं है। अलग अलग अक्ष के रेस्पेक्ट इसका अलग अलग मान होता है। अलग अलग अक्षों के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखिए कैसे, मैं यदि यहां पर एक
चकती लेकर चलूं, चकती का मतलब सिक्का है, तो इस सिक्के की इस अक्ष के रेस्पेक्ट तो जड़त्व आघूर्ण होता है हाफ mr², और यदि सिक्का इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूम रहा है तो इसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा 3/2 mr²। तो अलग अलग अक्षों के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए हम इसको अदिश राशि भी नहीं ले सकते। तो देखिए ये न तो अदिश राशि है, न ही सदिश राशि, एक नई भौतिक राशि है जिसको हम परदिश भौतिक राशि कहते हैं। 11th-12th में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। ये वैसे कॉलेज के अंदर जब हम टेंसर का जब अलग से टॉपिक पढ़ते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो वहाँ पर विस्तृत चर्चा करते हैं। ओके, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि ये परदिश भौतिक राशि है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो जड़त्व आघूर्ण है उसका मान किन राशियों पर निर्भर करता है और किन राशियों पर निर्भर नहीं करता। देखिए यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला है और फॉर्मूले के हिसाब से किन किन राशियों पर डिपेंड करेगा और किन राशियों पर निर्भर नहीं करता है, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण का मान द्रव्यमान वितरण और जो घूर्णन अक्ष की स्थिति है इनके ऊपर निर्भर करता है। ये देखो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, आई का मान किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर। फिर द्रव्यमान वितरण पर, द्रव्यमान किस तरीके से वितरित है, अलग अलग पिंडों का यदि जो उनका आकार है, आकृति अलग अलग, द्रव्यमान सेम है, आकृति यदि भिन्न भिन्न है तो उनका जड़त्व आघूर्ण भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान वितरण पर डिपेंड करता है, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर भी निर्भर करता है। घूर्णन अक्ष की स्थिति, देखिए घूर्णन अक्ष की ये वाली स्थिति आप लेते हैं तो जड़त्व आघूर्ण हाफ mr², ये वाली स्थिति लेते हैं तो 3/2 mr²। तो अलग अलग घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण अलग अलग होता है। तो जड़त्व आघूर्ण इन राशियों पर निर्भर करता है। फिर मैं बात करता हूँ ये इसका जो मान है वो किन राशियों पर डिपेंड नहीं करता, किन वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता, अल्फा पर डिपेंड नहीं करता, टॉ पर डिपेंड नहीं करता, कोणीय संवेग पर डिपेंड नहीं करता है। तो इन राशियों पर ये निर्भर नहीं करेगा, जबकि इन राशियों के ऊपर ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या की, रेडियस ऑफ जाइरेशन, कि घूर्णन त्रिज्या है क्या। अब हम यहां पर चर्चा करते हैं घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसको हम स्मॉल के से पुट करेंगे, कई बुक्स में इसको कैपिटल के से भी पुट किया गया है। देखिए होता ही क्या है, किसे कहा जाता है कि हमारे पास में कोई पिंड है जो कि घूर्णन गति कर रहा है, कोई पिंड है जो कि क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान केंद्र से घूर्णन अक्ष की मध्य की जो सीधी दूरी है, लंबवत दूरी है, उसी को हम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, घूर्णन त्रिज्या। डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर रहा हूं। घूर्णन गति कर रहे, घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र से घूर्णन अक्ष की दूरी, घूर्णन अक्ष की दूरी घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। ओके, अब जैसे हमारे पास में
देखें ये कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। इसकी ये वाली जो डिस्टेंस है, इसके द्रव्यमान के अंदर से ये वाली जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसको हम k कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास में एक द्रव्यमान न होकर द्रव्यमान का एक निकाय होता तो क्या होता, तब तो देखो बिंदुवत जो द्रव्यमान है उसके लिए तो उसकी घूर्णन अक्ष से जो दूरी है r है वही इसकी घूर्णन त्रिज्या के इक्वल होती है। लेकिन यदि हमारे पास में यहाँ पर क्या होता, एक निकाय होता पूरा का पूरा इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई निकाय है और ये इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहा है, तो इसकी घूर्णन अक्ष ये हो गई है। आ गई बात समझ में, इसकी घूर्णन अक्ष ये हो गई है। इस पूरे निकाय का या पिंड का, निकाय ले लीजिए, पिंड कह दीजिए, एक ही बात है। इसका द्रव्यमान के अंदर है यहां पर, यह है सेंटर ऑफ मास, ये इसकी घूर्णन अक्ष है, इसके रेस्पेक्ट ये घूम रहा है। तो घूर्णन अक्ष से इसके द्रव्यमान के अंदर की जो सीधी दूरी है, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, घूर्णन त्रिज्या। कैसे पुट करते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान के अंदर से घूर्णन अक्ष के मध्य की सीधी दूरी, लंबवत दूरी क्या कहलाती है, घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। ये एक तरीके से जो लंबवत दूरी है, सीधी दूरी है। ओके, अब देखो मेरी बात को सुनना कि यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को उसकी घूर्णन त्रिज्या के वर्ग से गुणा कर दें तो हमें जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। सुनिए कि यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को घूर्णन त्रिज्या के वर्ग से गुणा किया जाए, घूर्णन त्रिज्या के वर्ग से गुणा किया जाए तो जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है, जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। तो हमें क्या मिलेगा, जड़त्व आघूर्ण मिलेगा, जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। समझें, जड़त्व आघूर्ण है I, इसका जो द्रव्यमान है निकाय का वो है m, इसकी घूर्णन त्रिज्या है k, तो m k स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, m k स्क्वायर। और यदि n कणों का निकाय है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, तो कैपिटल M से ऐसे पुट कर देंगे I बराबर m k स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास में आ गया है, किसकी वैल्यू आ गई है, जड़त्व आघूर्ण आ गया है घूर्णन त्रिज्या के पदों में। तो घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, I अपॉन में m का रूट, I अपॉन m का अंडरूट होता है। ओके, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में n कणों का निकाय है, इस तरीके से हमारे पास में कोई निकाय है और ये इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहे हैं। ये जो द्रव्यमान है वो है m1, ये जो द्रव्यमान है वो है m2, ये जो द्रव्यमान है वो है m3, ये जो द्रव्यमान है वो है mn, और इनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां है r1, r2, r3, rn। इनका जो द्रव्यमान के अंदर है वो यहाँ पर है और इसकी यहाँ से जो दूरी है वो k है। ये हमारे पास में घूर्णन अक्ष है। सबके बारे में देखिए मैंने जानकारी दे दी है डायग्राम में। इस निकाय का जो जड़त्व आघूर्ण है वो तो क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। टोटल जो इसका द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 डॉट 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 mn हो जाएगा। ओके, ये द्रव्यमान हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूं यहां पर घूर्णन त्रिज्या की। तो घूर्णन त्रिज्या k बराबर होता है अंडरूट में I बाई m। तो अंडरूट में I का मान कितना, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस
mn rn स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn, यह आ जाएगा। ओके, तो जड़त्व आघूर्ण अपॉन द्रव्यमान का रूट है वो घूर्णन त्रिज्या होता है। तो घूर्णन त्रिज्या का एक फॉर्मूला हमारे पास में ये भी आ गया। तो घूर्णन त्रिज्या को हम इस जड़त्व आघूर्ण के पदों में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो घूर्णन त्रिज्या एक प्रकार की दूरी है जिसका मात्रक मीटर होता है, जिसकी विमा L1 होती है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब घूर्णन त्रिज्या का मान किस पर डिपेंड करता है? देखिए, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। हालांकि जो आपके पास में पिंड है उसके आकार, आकृति, द्रव्यमान वितरण और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। चलिए इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, किन राशियों पर निर्भर करता है, किन राशियों पर निर्भर नहीं करता। देखिए, के का मान, के की निर्भरता, के किन राशियों पर डिपेंड करता है? तो के किन राशियों पर डिपेंड करेगा? पिंड के आकार पर, पिंड के आकार पर निर्भर करेगा, आकृति पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करेगा। हालांकि द्रव्यमान वितरण पर निर्भर कर रहा, बट द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसको क्लियर कर लेना। साथ में देखिए, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर भी निर्भर करता है। घूर्णन अक्ष की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जड़त्व आघूर्ण पढ़ा था, तो जड़त्व आघूर्ण है वो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा था, बट घूर्णन त्रिज्या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि के का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं होता है। ओके, ये यहां पर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब विद्यार्थियों में कुछ राशियां यहां पर आपके सामने रखने वाला हूं जो अब तक हमने कणों के निकाय एवं घूर्णन गति में पढ़ी है। जैसे हमने कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण, ये सब कुछ पढ़ा है। जड़त्व आघूर्ण हमने इसी वीडियो में पढ़ लिया है। इन सब में आपस में संबंध आपको मैं बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। वो जो रिलेशन है वो हमें याद रखने हैं और बार बार वो यूज में भी आते रहेंगे, इसलिए हमें याद रखना है। काम के हैं, याद तो सारी चीजें रखनी है, जो हम बता रहे हैं वो सारी चीजें याद रखनी है। फालतू की तो बताते नहीं है, फालतू की ना बकवास करते हैं। चलिए देखिए, विद्यार्थियों, विभिन्न राशियों में आपस में अब हम कुछ रिलेशन देखने वाले हैं। उनमें से कुछ रिलेशन आप पहले से जानते हैं, कुछ अब हम यहाँ पर आपको प्रूफ करके भी बताएंगे और सीधे भी बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे सीधे यूज में आएंगे। देखिए, हम कोणीय विस्थापन पढ़ चुके हैं। तो कोणीय विस्थापन का जो फॉर्मूला था हमारे पास में, थीटा बराबर S अपॉन में R। तो जो S है उसको थीटा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर से हम पुट कर सकते हैं। फिर देखिए, कुछ जो रिलेशन है, महत्वपूर्ण जो रिलेशन है वो क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। V वेक्टर, ये रेखीय वेग है, ये बराबर होता है कोणीय वेग इनटू घूर्णन त्रिज्या। V वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। घूर्णन गति कर रहे पिंड की जो त्रिज्या है, घूर्णन अक्ष से जो डिस्टेंस है वो R है, कोणीय वेग ओमेगा है, तो रेखीय वेग V वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर होता है। ओके, अगला रिलेशन देखें, A बराबर, ये रेखीय त्वरण है, ये कोणीय त्वरण इनटू R वेक्टर होता है। A वेक्टर बराबर होता है, देखो हम ये तो बहुत बार यूज में लेते हैं, V बराबर ओमेगा R और A बराबर अल्फा R, ये तो हम सीधे सीधे यूज में लेते हैं। बट ये रिलेशन जो सही रिलेशन है वो इनका ये वाला है। ओके, फिर मैं यहां पर बात करता हूं कि टो और अल्फा के मध्य क्या संबंध होता है। टो और अल्फा के मध्य जो टो का जो टॉपिक है वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। टो बराबर क्या होता है,
टो वेक्टर बराबर होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर। विद्यार्थियों एक रिलेशन हम आपको बता दें, वो हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। कोणीय संवेग बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये रिलेशन होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, ये आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखें कुछ रिलेशन अब आपको और बताने वाले हैं। ये रिलेशन तो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं और इसी तरीके से ही ध्यान रखने हैं जिस तरीके से मैंने बताया। क्योंकि जो सदिश गुणन होता है उसमें यदि आप सदिशों का क्रम चेंज कर देते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए इसी क्रम में इसी तरीके से व्यवस्थित तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर बात करता हूं टो की, तो टो बराबर होता है आर क्रॉस एफ में इसको आर एफ पुट कर दूं, आर एफ। चलिए रिलेशन में यहां पर लिखूंगा, ये आया कहां से वो आप यहां पर देखेंगे, आर एफ होता है, एफ की जगह पर हम एम ए पुट कर सकते हैं, ए की स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए के स्थान पर देखिए अल्फा इंटू आर लिख सकते हैं। तो देखिए एम आर और आर क्या हो गया, आर स्क्वायर इंटू अल्फा, एम आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दें, आई लिख दें, तो टो बराबर क्या आ गया है, आई अल्फा। तो एक रिलेशन ये होता है टो बराबर आई इंटू अल्फा हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखें कोणीय संवेग एल बराबर होता है आर क्रॉस पी, मैंने इसको आर पी लिख दिया है। पी के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, एम वी पुट कर देंगे, और वी बराबर हम क्या जानते हैं, ओमेगा इंटू आर जानते हैं यहां से। तो ये आ गया हमारे पास में एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा और एम आर स्क्वायर हो गया आई, तो एल बराबर क्या आ गया, आई इंटू ओमेगा। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, ये रिलेशन भी काफी महत्वपूर्ण संबंध है, इसे भी आप समझ लेंगे। ओके, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, अवकलन कर दें, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, तो घूर्णक से दूरी है वो तो सेम ही बनी रहती है, और ये dp अपॉन dt है, ये f होता है, क्या होता है, f। तो dl अपॉन dt ये चल रहा है इधर, और ये टो के इक्वल होता है। चाहे तो आप इसको सदिश रूप में लिखकर भी फाइंड आउट कर सकते थे। देखिए ध्यान देना, ये मैंने कर दिया, वैसे एक बार फिर से ध्यान देना। ये रिलेशन होता है एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये रिलेशन हम आगे देखेंगे, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद्यार्थी यहाँ से, तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से हमें टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्रम आपको चेंज नहीं करना है। आर वेक्टर यहाँ पर कांस्टेंट बना रहता है, तो dp वेक्टर बाई dt, और dp वेक्टर बाई dt क्या होता है, f होता है, और r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर क्या होता है, टो वेक्टर होता है, जो कि dl वेक्टर बाई dt के इक्वल आ गया है। तो एक रिलेशन ये भी आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में फिट कर लीजिए, टो वेक्टर इक्वल टू dl वेक्टर बाई dt, इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब घूर्णित वस्तु के लिए कार्य हम देखेंगे, कार्य और शक्ति। चलिए क्या होता है कार्य और शक्ति, फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा की, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है, घूर्णित वस्तु के लिए, घूर्णित वस्तु के लिए कार्य। कार्य देखिए क्या होता है, कार्य बराबर हम बल गुणा विस्थापन पढ़ते आए हैं, बल गुणा विस्थापन, लेकिन घूर्णन गति में बल के स्थान पर आ जाएगा बल आघूर्ण, और विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन। तो W कार्य बराबर हम क्या पुट कर देंगे, टो वेक्टर डॉट थीटा वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, इसी प्रकार से आप देखें घूर्णित वस्तु के लिए शक्ति
वैसे शक्ति का जो फॉर्मूला है हम रेखीय गति के अंदर क्या जानते हैं, F इंटू वी जानते हैं, F वेक्टर डॉट, ये तो है रेखीय गति में, स्थानांतरीय गति में, ठीक है। घूर्णन गति में क्या हो जाएगा, वैसे इन सभी रिलेशन को हम प्रूफ कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से P बराबर ये हो जाएगा टो वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। देखो यहाँ पर बल के स्थान पर बल आघूर्ण, वेग के स्थान पर कोणीय वेग, तो शक्ति का फॉर्मूला ये आ जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा घूर्णन गतिज ऊर्जा की। तो देखिए वैसे गतिज ऊर्जा क्या होती है, K बराबर हाफ mv², और यहाँ पर द्रव्यमान के स्थान पर तो आ जाएगा जड़त्व आघूर्ण और वेग के स्थान पर कोणीय वेग आ जाएगा। घूर्णन गतिज ऊर्जा का ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो विद्यार्थियों अब हम यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में। विद्यार्थियों अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखिए गतिज ऊर्जा गति से संबंधित होती है, और जब पिंड स्थानांतरीय गति करता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो हाफ mv² होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। विद्यार्थियों गति के कारण से संचित जो ऊर्जा है वो होती है गतिज ऊर्जा। एक है स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा जो कि ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरीय की स्पेलिंग चेक करें, स्थानांतरीय गति, गतिज ऊर्जा, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, इसको हम KT से पुट कर रहे हैं। KT का मतलब क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी है, जो कि हम जानते हैं हाफ mv², हाफ mv²। ओके, घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा, जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है इसको हम KR से पुट करेंगे। ये जो R है इसके सबस्क्रिप्ट में वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बता रहा है, रोटेशनल मोशन के लिए होता है। और विद्यार्थियों द्रव्यमान के स्थान पर आ जाएगा जड़त्व आघूर्ण, वेग के स्थान पर कोणीय वेग आ जाएगा। चाहे तो आप इससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये और ये वैसे तुल्य तो है, हालांकि बराबर नहीं लिख सकते हम, बराबर लिखने का तरीका नहीं है क्योंकि सेम चीजें होती नहीं है, बराबर कैसे लिख सकते हैं, पर तुल्य है ये, क्योंकि V बराबर ओमेगा R पुट करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर R², तो ओमेगा स्क्वायर ये रहा R², m इंटू R² को हम I लिख देंगे। ओके, आगे बात समझ में। या जो हमारे पास में ओमेगा इंटू जो V बराबर ओमेगा R होता है, ठीक है, तो m के स्थान पर हम I नहीं लिख सकते, m इंटू R² को हम दूसरे पदों में कन्वर्ट करके, गुणन त्रिज्या के पदों में कन्वर्ट करके फिर पुट करेंगे। अभी देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो वैसे घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये है विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे हम दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले L बराबर I इंटू ओमेगा बताया, देन यहाँ से क्या हो जाएगा KR इक्वल टू I² ओमेगा² बट्टे में 2I, तो ये आ गया हमारे पास में L² बट्टे में 2I। घूर्णन गतिज ऊर्जा KR बराबर L² अपॉन 2I आ गया है, L² अपॉन 2I के इक्वल आ चुका है। ओके, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर तीन स्थितियां लेकर चल रहा हूं कि यदि कोई पहिया है या पिंड है और वो फिसल रहा है, घूर्णन गति कर रहा है और लुढ़क रहा है, तो उन स्थितियों में उनकी जो कुल गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, उसकी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि यदि कोई पिंड है, यदि कोई पिंड है तो सबसे पहले पिंड है वो यदि क्या कर रहा है, फिसल रहा है,
फिसलने की स्थिति में, फिसलने की स्थिति में देखो समझें, ये जैसे हमारे पास में कोई पहिया नुमा कोई पिंड है, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, और ये फिसल रहा है। फिसल रहा है तो घूर्णन गति नहीं करेगा, यहां पर इसकी रेखीय गति होगी, ओमेगा बराबर 0 होगा। ओमेगा बराबर क्या होगा जब ये फिसलता है, न घूर्णन गति कर रहा है नहीं ये लुढ़क रहा है, केवल और केवल ये स्थानांतरीय गति करता है। फिसलने की स्थिति में कौन सी गति होती है, स्थानांतरीय गति होती है। कौन सी गति होगी, स्थानांतरीय। और यहां पर जो गतिज ऊर्जा है वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों, तो यहां पर रोटेशनल मोशन तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। KT कितना आ गया, हाफ mv²। इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो हाफ mv² के इक्वल रहेगी। ओके, आसान चीज थी, आसानी से समझ में आ गई। फिर देखें दूसरी है घूर्णन की स्थिति में। घूर्णन की स्थिति में यदि सिर्फ और सिर्फ घूर्णन करें तो अब की बार देखें कि यहां पर ये घूर्णन गति कर रहा है, ये घूम रहा है। जैसे यहां से इसको लटका दें या लटकाया हुआ पिंड मान लो, कैसे ही मान लो कि घूर्णन गति कर रहा है, वेग यहां पर 0 है, वेग यहां पर इसका कितना है 0 है, तब इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल और हाफ I इंटू ओमेगा² के इक्वल होगी। हाफ I इंटू ओमेगा²। देखो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर द्रव्यमान इंटू k², ऐसे लिख सकते हैं। I बराबर m k², ऐसे पुट किया जा सकता है। और ओमेगा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के स्थान पर v बट्टे में r लिख सकते हैं। कैपिटल R ले तो कैपिटल R लिख देंगे, तो KR बराबर हमें क्या मिल जाएगा, हाफ mv² इंटू में k² बाई k², ये स्मॉल k है, अपॉन r², ये मिल जाएगा। ओके, समझ में आ जाना चाहिए। मैंने I और ओमेगा दोनों की वैल्यू यहां पर पुट की है, ये आया हमारे को, ये मिला। समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर जो टोटल जो एनर्जी है वो KR के इक्वल है, और ये जो KR है वो KT इंटू स्मॉल k² बट्टे में r², इसके बराबर है, ये समझ लीजिए चाहे तो। अब हम इसकी अंतिम कंडीशन यहां पर ले रहे हैं कि यदि पिंड लुढ़कता है, पिंड क्या हो रहा है, लुढ़कता है, लुढ़कने की स्थिति में, लुढ़कने की स्थिति में, लुढ़कने की स्थिति में क्या हो जाएगा, देखें जब पिंड लुढ़क रहा है तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे कि यहां पर से लुढ़क रहा है तो ये गति भी करेगा, इधर ये ओमेगा से चलेगा भी, ओमेगा भी है साथ में v भी है, दोनों है। तो यहां पर क्या होगा, कौन सी गति, लुढ़कने की स्थिति के अंदर स्थानांतरीय गति भी होगी, स्थानांतरीय गति है, साथ में कौन सी गति है, घूर्णन गति भी है। तो स्थानांतरीय गति और घूर्णन गति दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, उसी को हम लुढ़कना कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा² के बराबर होगा। इसे हम हाफ mv² प्लस I इंटू ओमेगा² को हम क्या लिख सकते हैं, ये मैंने बताया आपको, m इंटू v² k² बाई r², ऐसे हम पुट कर सकते हैं। देन यहाँ से हाफ mv² बराबर आ जाएगा 1 प्लस k² बाई r²। ये हम टोटल काइनेटिक एनर्जी को पुट कर देंगे। ओके, तो विद्यार्थी ये थी घूर्णन गतिज ऊर्जा।
विद्यार्थियों, हमने आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातें पढ़ी हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन अगला जो वीडियो होगा उसमें हम जड़त्व आघूर्ण से संबंधित ही तथ्य पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम जो आघूर्णों की परमें है, लंबवत अक्षों की परमें है, समांतर अक्षों की परमें है, उसको हम पढ़ेंगे। साथ में उनके अनुप्रयोग भी वहीं पर देखने वाले हैं, विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही अगले वीडियो में लेंगे, जड़त्व आघूर्ण के बारे में शेष जानकारी लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।